साथियों नमस्कार। देखिए, भारत में नेपाल की तरह या श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह किसी भी जन आंदोलन का सपना देखने वाले विपक्ष के सभी नेता जो आए दिन इस तरह की उटपटांग बयानबाजी देते रहते हैं कि भारत में भी अंदर आक्रोश है, जनता उबल रही है। सबसे पहले तो मैं उन नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि वो नेता अगर धरातल पर काम करते तो शायद उन्हें इसकी ज़्यादा व्यापक समझ होती। इन नेताओं को इनका धरातल से संपर्क टूटे लगता है एक लंबा अरसा बीत चुका है। या तो ये इस देश की और इस देश की जनता के मूड को नहीं समझते, या फिर इन्हें धरातल पर हो क्या रहा है इसकी कोई जानकारी है ही नहीं, वरना ये इस तरह की उलूल जुलूल और उटपटांग बातें ना करते। अब देखिए, समझने की जरूरत है कि नेपाल में इस तरह का व्यापक जन आंदोलन या जन आक्रोश क्यों हुआ। नंबर एक, नेपाल में नेता से लेकर नौकरशाही तक भ्रष्टाचार में लिप्त थे। नंबर दो, शिकायत करने पर जांच के नाम पर लीपापोती हो जाती थी। किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। नंबर तीन, नेपाल में एक सबसे बड़ा मुद्दा और था नेपोटिज्म, जिसे कहते हैं भाई भतीजावाद। नेपाल में भाई भतीजावाद का बोलबाला था और कई बार ऐसा भी हुआ, कई ऐसी घटनाएं जो वहां वायरल हुई जिनमें नेताओं के लड़के ऐश करते हुए क्लब में डांस करते हुए पाए गए। और इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया वहां के मंत्री और वहां के नेताओं के लड़कों ने, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये भी जनता के आक्रोश का एक बड़ा कारण बना। और हां, एक चीज और, जनता की जन आकांक्षाओं के विरुद्ध जब कोई भी सरकार काम करने लगती है तो जन आक्रोश स्वाभाविक होता है। वहां की सरकार जनता से बिल्कुल कट चुकी थी। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं था। उनको सिर्फ ये लगता था कि इलेक्शन में जनता वोट दे देती है और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद जनता का काम खत्म हो जाता है। इलेक्शन में वहां अलग अलग सिंबल से अलग अलग पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में उतरती थीं और सरकार के विरोध में जनमत प्राप्त करके वो आती थी, एंटी इनकम्बेंसी होती थी। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती थी तो वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती थी, क्योंकि सब एक साथ मिलकर सरकार बना लेते थे और लूटने में लग जाते थे। यानी एक भी नेता ऐसा नहीं था जो गठजोड़ में, तोड़फोड़ में और भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। यानी वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो करते तो क्या करते। अब वहीं भारत की अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो भारत की परिस्थितियां उससे बिल्कुल अलग हैं, भिन्न हैं। नंबर एक, हमारे यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन तो बहुत पहले हो चुका है। याद होगा 14 के पहले मनमोहन सिंह के खिलाफ व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर जन आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। और उस व्यापक जन आंदोलन का ही परिणाम था कि मनमोहन सिंह की सरकार को यहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका और प्रचंड बहुमत से मोदी की सरकार बनी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो सबसे पहले हमारे यहाँ हो चुका है। हाँ, अब क्या क्या व्यापक सुधार हुई है जिसकी वजह से इस तरह के आंदोलन की संभावना हमारे यहाँ ना के बराबर है। नंबर दो, अब जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद
जो जो राज्य सरकारें भाई भतीजावाद में शामिल हैं या केंद्र में जो भी भाई भतीजावाद के पोषक रहे हैं, धीरे धीरे उन राज्यों में वो सरकारें जा रही हैं और वहाँ दूसरी सरकारें आ रही हैं। यानी जनता का आक्रोश हर 2, 3 या 5 साल बाद निकल रहा है और जनता यहाँ भी भाई भतीजावाद से तंग आकर ऐसे लोगों को साइडलाइन करती जा रही है। नंबर 3, हमारे यहाँ एक चीज और अच्छी है कि भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अगर कोई ठोस सबूत पाया जाता है या भ्रष्टाचार में लिप्त किसी अधिकारी को पाया जाता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होती है। यहाँ कागजी जांच के नाम पर गोल मटोल नहीं किया जाता। ये अलग बात है कि सत्ताधारी दल में भी भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो गया या यहाँ के अधिकारी सब दूध के धोए हुए हैं। भ्रष्टाचार अभी भी है, लेकिन जहाँ जनता की तरफ से इस तरह की शिकायत जाती है वहाँ कार्रवाई जरूर होती है। नंबर 3, सरकार की छवि यहाँ बहुत साफ सुथरी है। शीर्ष नेतृत्व चाहे वो माननीय मोदी जी हों या योगी जी हों, ये भ्रष्टाचार में लिप्त ना कभी थे, ना हैं और ना होंगे। तो सरकार के शीर्ष नेतृत्व की छवि बहुत ही साफ सुथरी है। अगला, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो अभी तक 2014 के पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी, वो वास्तव में अब धरातल पर दिखाई देने लगी, धरातल पर उतरती हैं। उन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या अन्य तरह की तमाम योजनाएं हैं, उससे जनता सीधे लाभान्वित हो रही है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सरकार और जनता के बीच अब संवाद नहीं होता। और आए दिन आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अगली, भाई भतीजावाद की बात रही तो भाई भतीजावाद ऐसा नहीं है कि शासन में बैठे हुए सरकार में नहीं है, उनमें भी है, लेकिन उनकी उतनी चलती नहीं क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व दमदार है। टिकट दे देना अलग बात है, सांसद विधायक बना देना अलग बात है, लेकिन उनका धरातल पर चलता कितना है ये दूसरी बात है। और यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जो भी चलती है वो शीर्ष नेतृत्व की ही चलती है। नेक्स्ट है, गठजोड़ वाली सरकार की संभावना हमारे देश में अब नहीं लगता कि काफ़ी लंबे समय तक फिर से कभी बनेगी, क्योंकि 60 से 68 सालों में भारत के लोगों ने देख लिया कि गठजोड़ की सरकार जब जब आई तो उसने विरासत में या यूं कह लो उपहार में इस देश को सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं दिया। भूलिए नहीं 2G घोटाला, कोल स्पेक्ट्रम घोटाला और ना जाने क्या क्या घोटाला हुआ था। तो ऐसी गठजोड़ की सरकार बनने की संभावना अब ना के बराबर है। इसलिए वो सभी विरोधी दल के नेता, वो चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, यम के स्टालिन हों, उद्धव ठाकरे या संजय रावत या संजय सिंह या केजरीवाल, ऐसे सभी नेता जो भारत में इस तरह के आंदोलन की संभावना देख रहे हैं, वो गलतफहमी के शिकार ना रहें। जनता ने अपना आक्रोश इन सभी के खिलाफ जता दिया है। रही बात ममता बनर्जी की, तो बहुत जल्दी पूरी संभावना है कि उनकी भी विदाई इसी आक्रोश के तहत हो जाएगी। तो इस गलतफहमी में ना रहें कि यहाँ की जनता के मन में किसी तरह का आक्रोश है सरकार के खिलाफ या होगा। धन्यवाद।